हेलो नमस्कार दोस्तों। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो किसी भी प्रश्नावली को हल करने से पहले जो कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में प्रश्नावली के क्वेश्चनों को हल करेंगे। जिस प्रकार से आप किसी बैटलफील्ड में हो, मान लो किसी से युद्ध करने जाना है, अब आपको पता तो होना चाहिए कि युद्ध में किस प्रकार के हथियार ले जाने चाहिए। पता चला चाकू लेके पहुंच गए, सामने वाला बंदूक लिए खड़ा है तो चूरन हो जाएगा मामला ना, है ना। तो इसी प्रकार से हमको कोई भी प्रश्नावली हल करने से पहले प्रश्नावली में क्या क्या चीज़ें पूछी जाने वाली हैं उनके बारे में डिस्कस कर लें, उसके बाद में प्रश्नावली लगाएंगे। तो बहुत ही आसानी से और मज़ेदार चैप्टर है, बिल्कुल आप सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि परिमेय संख्याएँ होती क्या हैं। तो अगर आपने इससे पहले चैप्टर पढ़े हुए हैं तो आपको पता होंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर कहते हैं। जो संख्याएं हम पढ़ते हैं वे सभी क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसी में अगर मैं आपसे कहूँ कि पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं, तो पूर्ण संख्याओं में क्या आ जाएगा कि 0 को हम शामिल कर दें और सभी प्राकृतिक संख्याएँ क्या करें, 0 प्लस सभी प्राकृतिक संख्याएं। मतलब 0 को शामिल करते हुए 1 2 3 4 5 6 अगर जो हम गिनेंगे तो ये सभी क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है। इसी प्रकार से एक शब्द और आता है पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या होता है कि इसमें प्लस माइनस और 0, प्लस की सभी संख्याएं, माइनस की सभी संख्याएं इनफाइनाइट तक की और 0, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। इसमें माइनस वाली ऋण पूर्णांक और प्लस वाली धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि पूर्णांक क्या होते हैं, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, ये सब आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ऊपर वाले भाग को कहते हैं अंश, क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। ठीक। जैसे अगर जो मैं आपसे कहूँ कि 4 को 3 से भाग करना है तो इस वाली संख्या को आप लिखेंगे 4/3। तो ये जो रूप है ना, इस रूप में अगर जो संख्या लिखी गई है तो उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। जैसे प्राकृतिक संख्याएं आप जान चुके हैं, पूर्ण संख्याएं, धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है। अब चलते हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म क्या होते हैं। गुणधर्म में इसमें हम ये जानेंगे कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें तो क्या होगा, दो परिमेय संख्याओं को घटाएं तो क्या होगा, घटाएं तो घटाएं कैसे, जोड़ें तो जोड़ें कैसे, और कोई दो संख्याएं जुड़ेंगी तो क्या होगा, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जब ऐसे हम उदाहरण के लिए कहें कि 3 + 2 को अगर जो जोड़ें और 2 + 3 को जोड़ें तो क्या होगा, तो दोनों का आंसर 5 आएगा। तो ये कौन सा गुणधर्म है, समवृत्त। तो ऐसे ही हम यहाँ पे पुरानी वाली चीज़ों को भी रिवाइज करेंगे और नई चीज़ों को भी सीखेंगे, जिससे कि क्या हो कि आपको कनेक्ट करने में आसानी हो। तो सबसे पहले जानते हैं पूर्ण संख्याओं। अगर जो पूर्ण संख्याएं दी हो, पूर्ण संख्या हमने बताया 0 1 2 3 ये सभी मिला के डॉट इनफाइनाइट तक की जो संख्याएं होंगी वो पूर्ण संख्या है। अब योग की संक्रिया की अगर जो बात करें तो योग की संक्रिया अगर जो हम जोड़ें, योग का मतलब क्या होता है, जोड़। योग का क्या मतलब होता है, जोड़। अगर जो हम जोड़ करें तो जैसे अगर जो मैं उदाहरण के लिए आपसे कहूँ कि 1 + 2 को जोड़ो तो आप क्या कहोगे, 3 आएगा आंसर। मैं कहूँ 2 + 1 को जोड़ो तो भी क्या आएगा, 3 आएगा आंसर। तो जब इन दोनों के मान आगे पीछे करने पर संख्या वही रहे तो वो कहलाता है समवृत्त है। तो योग संक्रिया कैसी है, योग संक्रिया मतलब क्रिया, इसको जोड़ने पर क्या मान प्राप्त होगा, चाहे आप 2 को 3 में जोड़ें, चाहे 3 को 2 में जोड़ें, आंसर 5 ही आएगा। ऐसे ही 1 को 2 में जोड़ें तो 3, और 2 को 3 में जोड़ें, 2 को 1 में जोड़ें तो भी 3। तो ये समवृत्त प्रक्रिया कहलाएगी, और ये किसके लिए है, पूर्णांक के लिए। अब व्याकलन, व्याकलन का मतलब होता है घटाना। अब ऐसे शब्द अगर जो सवाल में आ जाएं, अब आपने कभी सुने ही ना हो कि व्याकलन होता क्या है तो जान ही नहीं पाएंगे। तो व्याकलन का मतलब होता है घटाना। क्या मतलब होता है, घटाना। व्याकलन का मतलब होता है घटाना। अब अगर जो मैं आपसे कहूँ कि 5 में से 3 घटाओ तो कहोगे 2 आएगा। अब मैं कहूँ 3 से 5 घटाओ तो आंसर -2 आएगा, है ना। क्यों माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि ये मान जो है माइनस में बड़ा है। संख्या रेखा आपको घटाना अगर जो आता होगा तो आंसर आप जान जाएंगे कि माइनस में। तो ये दोनों आंसर बराबर नहीं है। देखो ये +2 है और
ये माइनस का 2 है। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं है, 5 से 3 घटाने पर और 3 से 5 घटाने पर बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, ये समवृत्त नहीं है। आप यहाँ पे सीधे सीधे एक बात याद रखेंगे कि जो जोड़ और गुणा होता है ये अधिकतर संक्रियाओं का पालन करता है, संख्या चाहे कोई भी हो। कौन? एक तो योग कहें, जोड़ कह लें, योग और गुणा, ये अधिकतर सभी संक्रियाओं का पालन करता है। ठीक है, जो घटाना है और भाग है, घटाना और भाग, ये दोनों जो हैं ये अधिकतर संक्रियाओं का पालन नहीं करते। यहाँ पे एक शब्द यूज़ किया हमने, अधिकतर। ठीक है, आप देख पाएंगे अभी जब हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो आप जान पाएंगे कि अधिकतर जो है ये भाग जो है, भाग और घटाना, ये किसी नियम का पालन नहीं करेगा। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पूर्णांकों के लिए समवृत्त। अब गुणन की अगर जो बात करें मैं, तो गुणा की अगर जो बात करूँ तो 3 गुणे 2 कितना होता है? 6। ऐसे ही 2 गुणे 3 कितना होता है? वो भी 6। ऐसे ही आप उदाहरण और ले सकते हैं, 5 गुणे 4 कितना होता है? 20। और 4 गुणे 5 कितना होता है? ये भी 20। तो देखो ये दोनों के स्थान परिवर्तित करने पर संख्या का मान परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी समवृत्त है। गुणन, पूर्णांकों का गुणन क्या है? समवृत्त है। अब भाग की अगर जो मैं बात करूं कि भाग समवृत्त है पूर्णांकों का कि नहीं है, तो देखिए भाग करेंगे, जैसे मैं कहूं कि आपको 2 से 10 को भाग करना है, 2 से किसको? 10 को भाग करना है, तो आप कहेंगे 5 आंसर आएगा। और वहीं अगर जो मैं कहूं कि 10 से 2 को भाग करना है तो आप कहेंगे 0.2 आएगा आंसर। अब जैसे कुछ लोगों को दशमलव वाली संख्याएं नहीं पता होंगी तो थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको भाग करना है 40 को 10 से, 40 को 10 से भाग करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। लेकिन अगर जो आप इसी 40 से 10 को भाग करने लगेंगे तो आंसर नहीं आएगा, पॉइंट में आ जाएगा, है ना। तो ये दोनों मान क्या है? बराबर नहीं है। अब जब मान बराबर नहीं है तो भाग की जो प्रक्रिया है ये समवृत्त नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या जाना कि जो पूर्णांक संख्याएं हैं उनकी चारों संक्रियाओं में आपकी संक्रिया जो योग है ये समवृत्त है और गुणा ये दोनों समवृत्त है। ना तो व्याकलन मतलब घटाना भी समवृत्त नहीं है और भाग भी समवृत्त नहीं है पूर्ण संख्याओं के लिए। अब पूर्णांकों के लिए देखते हैं। अगर जो मैं बात करूं पूर्णांकों की तो यहाँ पे ये इसी उदाहरण को ले लेते हैं जो बुक में दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पूर्णांकों के लिए योग की बात करें तो अगर यहाँ पे -6 और +5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा, जो कि क्या है? एक पूर्णांक है। लेकिन अगर जो यहीं पे मैं कहूँ कि आपको जोड़ना है, इसको उल्टा कर लेते हैं तो भी क्या आ जाएगा? मान लो ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस का 6 हो जाएगा, तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो योग क्या है? समवृत्त है ना। योग देखो यहाँ पे भी समवृत्त आया है, पूर्णांक लिए, लेकिन घटाना समवृत्त नहीं आएगा। जैसे 7 में से 5 घटाया तो 2 आया। अभी 5 से अगर जो 7 घटाए तो क्या आ जाएगा? -2, जो कि बराबर नहीं है। ठीक है, क्या है? बराबर नहीं। लेकिन यहाँ पे हमको क्या देखना है कि संख्या कैसी प्राप्त हो रही है, संख्या कैसी प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे देखो 5 में से 7 में से 5 घटाया तो 2, एक धन पूर्णांक संख्या है। ठीक, अगर जब 5 से 7 घटाते तो -2, वो भी क्या होती? पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती। तो यहाँ पे पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ पे पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा था? यहाँ पे संख्या देखो बदल जा रही थी, ऋण पूर्णांक आ जा रही थी, जो कि ऋण पूर्णांक क्या होती हैं? वो पूर्ण संख्याओं में नहीं आती। पूर्ण संख्याओं में ऋण जो माइनस चिन्ह वाली संख्याएं होती हैं वो तो पूर्णांक होती हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे -2 आया था। -2 क्या है? ये पूर्ण संख्या नहीं है। -2 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। अभी हमने बताया था कि पूर्ण संख्याएं केवल 0 से प्रारंभ होती हैं और प्लस की सभी संख्याएं होती हैं। तो जब भी पूर्ण संख्या नहीं आएगी तो वो समवृत्त नहीं होगा। इस प्रकार से भी आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पे पूर्णांक तो है ही है, जैसे -1 आए चाहे +1 आए, दोनों क्या है? पूर्णांक ही हैं। तो ये क्या हो जाएगी? a + b करें चाहे b + a करें, दोनों का मान क्या आएगा? पूर्णांक ही आएगा। तो ये योग क्या है? समवृत्त है। व्याकलन की बात करें घटाने की पूर्णांकों में, तो आप चाहे 7 - 5 कर लेते हैं तो आंसर क्या आएगा? +2। और 5 - 7 कर लेते हैं तो आंसर क्या आएगा? -2। तो इससे भी
ये दोनों क्या है, ये धन पूर्णांक है, ये ऋण पूर्णांक है, तो पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है ना। तो पूर्णांक अगर जो प्राप्त हो रहे हैं तो घटाना क्या हो गया, समवृत्त हो गया। गुणन की बात करें तो गुणन में अगर जो मैं कहूँ कि 5 और -4 की गुणा करनी है आपको तो माइनस का 20 आएगा। ऐसे ही -4 गुणे अगर जो 5 करना हो तो भी क्या, माइनस का 20 आएगा। ये दोनों क्या है, पूर्णांक ही हैं। तो जब पूर्णांक ही संख्याएं आ रही हैं तो वो क्या कहलाएगी, समवृत्त है। क्या है, समवृत्त है। ठीक है, भाग करेंगे तब भी आपको देखते हैं, अगर जो हम भाग करते हैं, यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है 5/8, अगर जो 8 से अगर जो हम भाग करते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5/8 लिखेंगे, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई, परिमेय संख्या प्राप्त हुई। अब क्योंकि परिमेय संख्या क्या है, पूर्णांक नहीं है, परिमेय संख्या क्या है, पूर्णांक नहीं, इसीलिए समवृत्त नहीं है। ये कौन, जो पूर्णांकों का भाग है वो समवृत्त नहीं है। इस बात को आपको याद रखना है। पूर्णांकों में केवल भाग समवृत्त नहीं होता है, बाकी ये दोनों समवृत्त होते हैं। जो संख्या आप करेंगे वही संख्या प्राप्त होगी तो कहलाएगा समवृत्त। जैसे अगर जो मैं कहूँ कि पूर्ण संख्या, दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ें तो संख्या अगर जो पूर्ण प्राप्त हुई तो समवृत्त है, लेकिन अगर जो अपूर्ण प्राप्त होती या कहें परिमेय या अन्य कोई संख्या प्राप्त होती तो वो नहीं होता समवृत्त। अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। देखो, तो परिमेय संख्या हमने बताया वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। जिनको किस रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में। यहाँ पे देखिए, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। P और Q क्या है, पूर्णांक है, मतलब माइनस में भी संख्या हो सकती है और प्लस में भी संख्या हो सकती है। यहाँ पे देखो, Q बराबर के ऊपर क्रॉस का निशान बना है, बराबर 0 लिखा हुआ है। इसको पढ़ते हैं Q नॉट इज इक्वल टू 0। Q नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है कि Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जो नीचे की संख्या है वो कभी भी 0 नहीं होगी, तभी उसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए, -2/3, 6/7, 9/-5, ये सभी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। आपको यहाँ से एक बात याद रखनी है कि सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपनी परिमेय संख्याएं नियमों का पालन करती हैं कि नहीं पालन करती हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a+b के लिए a+b भी एक परिमेय संख्या होगी। तो ये होगा कि नहीं होगा, देखो इसकी जांच करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि अगर आप 2/3 को जोड़िए 2/4 में, अगर जो आप इसको जोड़ेंगे तो इन दोनों का गुणा होता है। जोड़ेंगे कैसे, इसको हम उसमें डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आपका आ जाएगा 4 3 12 और 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 8 6 14। तो ये आंसर आपका आ जाएगा 14/12, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर जो P/Q के रूप में आ गई तो वो परिमेय संख्या है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, समवृत्त होती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं परिमेय संख्याओं का योग क्या है, समवृत्त है। अब बात करते हैं घटाने की। तो किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं a+b के a-b भी एक परिमेय संख्या होगी। इसको भी चेक करते हैं कि अगर जो हम दो परिमेय संख्याओं को घटाएं तो क्या वो भी एक परिमेय संख्या होगी। तो उदाहरण के लिए जैसे यहीं पे उदाहरण दिया हुआ है, इसको ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो घटाना किया गया, -5/7 -2/3। तो इन दोनों की गुणा नीचे लिख ली, इसकी कैंची गुणा कर दी, 3 5 15। तो यहाँ पे 15 आ गया माइनस का। देखो ये वाला जो 3 है ये यहाँ गुणा हो गया और 7 इधर गुणा हो गया, यहाँ पे देखो लिखा गया है। ठीक, सबको हल किया तो 29/, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही तो ये क्या हो गए, एक समवृत्त है। तो इसका भी घटाना क्या होता है, समवृत्त होता है। ठीक है, अब अगला गुणधर्म इसका है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को a+b का अगर जो गुणा करें तो वो भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। जैसे मैं कहूँ आपसे कि 2/3 की गुणा करनी है आपको 3/4 से, मान लेते हैं इसकी गुणा करनी है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 3 9 और 4 दूनी 8। तो 9/8 भी क्या है, एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई। परिमेय संख्याओं का गुणा सामने सामने करते हैं। ये जो एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे तो आपको
समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि गुणा जो होगी परिमेय संख्याओं में वो सामने सामने होती है। ठीक, अब बात करते हैं अगले नियम की, जो है क्रम विनिमयता का नियम। किसका? क्रम विनिमयता, मतलब संख्याओं को अगर जो अदल बदल दें, इधर उधर करें, तो वो क्या है, वही आंसर प्राप्त होगा कि नहीं। अब इसमें देखो अंतर समझ लेते हैं पहले। ऊपर क्या था? समवृत्त। क्या था? समवृत्त। इसमें क्या होता है कि दो संख्याओं को अगर जो हम हल करें, ठीक, दो संख्याओं को क्या करें, हल करें, तो संख्या वही प्राप्त होनी चाहिए, मतलब संख्या का प्रकार नहीं बदलना चाहिए। संख्या का नहीं बदलना चाहिए, संख्या का प्रकार नहीं बदलना चाहिए। अच्छा, अगर जो दो पूर्ण संख्याओं को कर रहे हैं, दो परिमेय संख्याओं को कर रहे हैं, या दो अपरिमेय संख्याओं को कर रहे हैं, अपरिमेय नहीं, अभी के लिए केवल 3 ही संख्याएं पढ़ते हैं, वरना उसकी भी परिभाषा आपको जाननी पड़ेगी। फिलहाल आपको अभी पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं तथा परिमेय संख्याओं के बारे में डिस्कस करना है। तो जैसे मान लो दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ें तो पूर्ण ही संख्या प्राप्त होगी, तो वो क्या है? समवृत्त है। ऐसे ही घटाएं तब भी पूर्ण संख्या प्राप्त हो तो समवृत्त है। जोड़ें मतलब गुणा करें तब भी अगर जो प्राप्त हो तो समवृत्त है। और भाग करें तब भी वही संख्या प्राप्त हो, मतलब पूर्ण संख्या ही आए तो समवृत्त है। अगर जो संख्या बदल गई, जैसे मतलब हमने दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा और आप एक आ जाए परिमेय संख्या, तो क्या हो जाएगी? समवृत्त नहीं रहेगा। क्रम विनिमय का क्या मतलब होता है? यहाँ पे क्रम विनिमय मतलब क्रम को बदल दिया। विनिमयता मतलब होता है जैसे 3 + 2 हमने उसमें बताया था, और 2 + 3, तो ये क्या हो, यहाँ पे जो मान प्राप्त होगा वो बराबर होगा, और वहाँ पे क्या था कि जो संख्याएं होंगी वो बराबर नहीं होंगी। ठीक है, जैसे हमने उसमें मान लो ऐसे हम जोड़ दें कि 1 और 0 को जोड़ें, जैसे गुणा करें 1 और 0 को, ठीक, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 0 प्राप्त होगा, जो कि क्या है? पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक, और अगर जो मैं कहूँ कि आपको दो पूर्ण संख्याओं को भाग करना है, भाग करते ही क्या प्राप्त हो गई? परिमेय संख्या। क्या प्राप्त हुई? परिमेय संख्या। अब भाग करने पर, क्योंकि परिमेय संख्या प्राप्त हुई पूर्ण संख्याओं को भाग करने पर, तो ये क्या है? समवृत्त नहीं है। लेकिन क्रम विनिमय में क्या होगा कि यहाँ पे हम क्रम को बदलेंगे और देखेंगे कि मान कैसे आ रहे हैं। क्या देखेंगे? यहाँ पे मानों की तुलना करी जाएगी कि मान बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। जैसे अगर जो मैं 0 में 7 को जोड़ूं तो आंसर क्या आएगा? 7, और चाहे 7 को 0 में जोड़ूं तब भी आंसर क्या आएगा? 7। इसको क्रम विनिमय नियम कहते हैं कि संख्याओं के मान बदलने पर, जैसे a + b को जोड़ो और b + a को जोड़ो, तो आंसर दोनों का बराबर आएगा, तो क्या कहेंगे? क्रम विनिमय है। हमने क्या कहा था कि योग और जो गुणा होते हैं वो अधिकतर नियमों का पालन करते हैं, तो आप इसमें भी पाएंगे कि जो है योग और गुणन ये दोनों इस नियम का पालन करेंगे। जैसे a + b, तो हमने 0 + 7 का उदाहरण लिया। ऐसे ही घटाने की अगर जो मैं बात करूं, घटाने की, तो अगर जो आपसे कहूं कि मान लो 13 में से 7 घटाओ तो कितना आएगा, और 7 में से 13 घटाओ, तो यहाँ पे देखोगे आप, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे 13 में से 7 घटाएं तो 7 × 6 = 13 प्लस का 6, लेकिन 7 में से -13 घटाओगे तो माइनस का 6। ये दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए ये क्या है? क्रम विनिमय नियम का व्याकलन जो है पालन नहीं करता है। ठीक है, ऐसे ही अगर जो मैं आपसे कहूँ गुणन की बात करें, गुणा की अगर जो बात करूँ तो 3 × 2 लिखोगे, आंसर क्या आएगा? 6। ऐसे ही 2 × 3 लिखोगे तो आंसर क्या आएगा? 6। तो ये क्या है? क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही। तो गुणन संक्रिया और योग संक्रिया क्या कर रही है? क्रम विनिमय नियम का पालन करती है पूर्णांकों के केस में। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पूर्णांकों की। भाग में ऐसा नहीं होता है, जैसे मैं कहूँ कि 3/2 कभी भी बराबर नहीं हो सकता है 2/3 के। इसको जब आप भाग करेंगे तो मान अलग अलग ही आएगा। जैसे अगर जो 10/100 लिखा हो और 100/10 लिखा हो तो दोनों के आंसर कभी भी समान नहीं होंगे। इसका आंसर 0.1 आएगा और इसका आंसर 10 आएगा, जो कि बराबर नहीं है। तो जितने भी पूर्णांक होते हैं वो क्रम विनिमय नियम का भाग में पालन नहीं करते हैं। ठीक है, गुणन में और जोड़ में केवल पालन करते हैं।
ये बात आपने जानी। अब चलते हैं पूर्णांकों की तरफ। तो यहाँ पे देखो पूर्णांक क्या है कि अगर जो मैं आपसे कहूँ कि कोई भी संख्या है पूर्णांक में, उसको आपको करना है जैसे 2 4 प्लस 2 अगर जो करें तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, अगर जो आप 2 प्लस 4 करें तो भी आंसर यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे भी 6 आएगा। ठीक है, तो 2 प्लस 4 करें तो 6, 4 प्लस 2 करें तो भी 6। तो क्या कहेंगे, योग क्रम विनिमेय है। ऐसे ही घटाना जब करेंगे तो वो नहीं होगा। ठीक, गुणन करेंगे तो वो होगा, भाग करेंगे तो नहीं होगा, जैसे कि पूर्ण संख्याओं का किया था। अब चेक करते हैं परिमेय संख्याओं को। तो परिमेय संख्याओं में भी कुछ जगह पे ये चीज़, जैसे प्लस में अगर जो करेंगे जोड़, तो जोड़ तो इसका पालन करेगा, घटाना पालन नहीं करेगा, गुणन पालन नहीं, गुणन जो है पालन करेगा और भाग पालन नहीं करेगा। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है और योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक, गुणन और योग। बाकी व्याकलन नहीं पालन करता है। व्याकलन क्या नहीं करता है, नहीं पालन करता है, और भाग भी पालन नहीं करता है क्रम विनिमय नियम का। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं सहचर्यता। सहचर्यता, इसका मतलब क्या है कि अगर जो कोई 3 संख्याएं हैं उनके स्थान बदल दें। जैसे यहाँ पे देखो एक उदाहरण दिया हुआ है, यही उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 7 गुणे ब्रैकेट में 2 गुणे 5। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं पहले क्या करूँ, 2 और 5 की गुणा करूँ। किसकी 2 और 5 की। तो पहले अगर जो 2 और 5 की गुणा करें तो क्या आ जाएगा, 10, बचा क्या 7। तो आंसर कितना आया, 70। आंसर क्या आ गया, 70। अब इधर 7 और 2 की गुणा पहले करें तो 7 दूनी 14, फिर 5 की गुणा करें तो कितना आए, 70। तो इससे क्या पता चला कि अगर 2 संख्याओं को चेंज कर दिया जाए, जैसे इन दोनों को और इन दोनों का, इस नियम का अगर जो कोई पालन कर रहे हैं तो क्या कहेंगे कि गुणन उसका सहचर्य है। तो हमने तुम सबको क्या बताया था कि योग और गुणन ये दोनों तो पालन करेंगे, व्याकलन और भाग ये दोनों पालन नहीं करेंगे। संख्या चाहे कोई भी हो, जैसे ये पूर्ण संख्या है तो इसमें भी ये दोनों पालन नहीं कर रहे हैं, बाकी गुणन और ये दोनों पालन करेंगे। ठीक, पूर्णांकों में भी यही होता है। पूर्णांक संख्या होंगी तो योग देखो सहचर्य होगा, व्याकलन सहचर्य नहीं होगा, गुणन सहचर्य होगा, भाग सहचर्य नहीं होगा। परिमेय संख्याओं में भी समान ही है। देखो यहाँ पे जब 3 परिमेय संख्याएं ली गई हैं तो योग क्या है, सहचर्य है। ठीक है, व्याकलन में देखो व्याकलन सहचर्य नहीं है। तो सीधे सीधे आपको याद रखना है कि योग और गुणा ये दोनों सहचर्य होंगे और भाग और घटाना ये दोनों सहचर्य नहीं होंगे। ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे। गुणन में भी अगर जो हम यहाँ पे परिमेय संख्याओं को देखें तो इसमें जो चीज़ें हैं ये देखिए, यहाँ पे किन्हीं 3 परिमेय संख्याओं के गुणन इसके सहचर्य होते हैं, लेकिन जब भाग की बात करेंगे तो भाग सहचर्य नहीं होता है। सहचर्य नहीं होता है, पहले हमने बताया कि अगर जो संख्याएं इधर उधर आप चेंज कर दें, उनको भाग करेंगे तो दोनों के आंसर समान नहीं आएंगे। जब आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ बहुत आसानी से समझ में आने लगेगी। ठीक है, शून्य की भूमिका देखो, 0 को किसी में जोड़ो तो उसके मान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, घटाओ तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है, गुणा करोगे तो आंसर को 0 कर देता है, भाग करोगे 0 से अगर जो तो आंसर को इनफाइनाइट कर देता है। डिपेंड करता है कि आंसर क्या देगा। अगर जो 0 से किसी को भाग करेंगे तो अनंत आ जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको याद रखना है। और किसी ऋणात्मक संख्या में जोड़ोगे तो वही आंसर रहेगा, धनात्मक में जोड़ोगे तब भी वही आंसर रहेगा। तो शून्य से संख्याओं में फ़र्क नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं इस टॉपिक में इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट बात है व्युत्क्रम। तो योज्य व्युत्क्रम, प्रतिलोम व्युत्क्रम, आपको योज्य प्रतिलोम ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे योज्य प्रतिलोम की, किसकी? योज्य प्रतिलोम की। तो देखो ये एक परिमेय संख्या दी हुई है a/b, तो इसका योज्य प्रतिलोम, योज्य का मतलब होता है जोड़, क्या मतलब होता है? जोड़ मतलब होता है, ठीक है। तो प्रतिलोम का मतलब क्या हुआ? घटाना, मतलब इसका उल्टा। योज्य प्रतिलोम मतलब घटाना, तो चिन्ह बदल देना है। क्या करना है? चिन्ह बदल देना जब योज्य प्रतिलोम कहा जाएगा। जब पूछा जाए व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे संख्या 4 लिखी हुई है तो इसको हम लिख देंगे 1/4, ये क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम। ऐसे ही अगर जो लिखा हुआ है 8/3 तो इसको हम लिख देंगे 3/8, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे? व्युत्क्रम कहलाएंगे। अगर जो यहीं योज्य प्रतिलोम पूछता, क्या पूछता? योज्य प्रतिलोम। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूँ आपसे कि 3/4 का योज्य प्रतिलोम लिखिए, किसका? 3/4 का योज्य प्रतिलोम लिखिए, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3/4। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 3/4 का व्युत्क्रम लिखिए तो ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। बात समझ में आई? संख्याएं उल्टा हो जाती हैं, जब भी व्युत्क्रम की बात करेंगे तो संख्याएं उल्टा हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है 8/21 का व्युत्क्रम 21/8 माइनस 5/7 का व्युत्क्रम 7/5। संख्या ऊपर नीचे हो गई, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? अगर कोई संख्या का गुणन क्या हो? 1 आ जाए तो वह उसका गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगी। जैसे मैं लिखूँ 3/4 और इसकी गुणा कर दूँ 4/3 से, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो 4/3 क्या है ना? इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। जैसे कैसे है? 4×3 12, क्या हो जाएगा? 4×3 12, और नीचे भी 4×3 12, तो ये दोनों कट गए, आंसर क्या आएगा? 1। तो गुणात्मक प्रतिलोम तब कहेंगे जब आंसर क्या हो? 1 आए। योज्य प्रतिलोम में 0 प्राप्त होगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं गुणन के योग पर वितरण का नियम। इस नियम को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। जैसे उदाहरण यहाँ पे लिया गया है कि 3/4। पहले मैं ABC लेकर के बताता हूँ आपको कि होता क्या है। मान लीजिए दो संख्याएं ये दी हुई हैं, उदाहरण के लिए A गुणे B प्लस C, ठीक है। ऐसे कोई संख्या लिखी हुई है, तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे ना तो A की गुणा पहले B के साथ होगी, तो लिखेंगे A गुणे B, प्लस A की गुणा C के साथ होगी, इसको लिखेंगे A गुणे C। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का नियम, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो भी गुणा है वो क्या हो जाएगा? वितरिका। क्या लिखा है? वितरकता, मतलब इसको कहेंगे कि आप वितरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। वितरिक भी बोल देते हैं, तो वितरित हो जाएगा मतलब ये यहाँ पे बट गया, A B के साथ में और A C के साथ में, तो ये वितरिका नियम है, ठीक है। जिसमें अब घटाने का अगर जो यहाँ पे बीच में चिन्ह होता, मान लो यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाता। बाकी गुणा इसकी दोनों जगह पे होती। अब ये सब पे नियम लागू होगा, चाहे पूर्णांक संख्याएं 3 हो, चाहे परिमेय संख्याएं हो। जो बाहर ब्रैकेट की संख्या लिखी होगी उसका गुणा तीनों पे होगा। जैसे इसकी गुणा इसके साथ में भी होगी और इसके साथ में भी होगी, ठीक। अब इसको यहाँ पे इन्होंने क्या करा है? पहले इसको हल कर लिया है, उसके बाद में गुणा करिए, फाइनल आंसर ये आ गया, ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन नियम क्या होता है? बुडमास का नियम होता है, या कहें भागयोग का नियम। तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट हटाना होता है। क्या करना होता है? ब्रैकेट ऑफ करना होता है। जैसे कोई संख्या ब्रैकेट में लिखी है तो उसको ब्रैकेट हटाना होता है, उसके बाद में गुणा करना होता है। यहाँ पे देखो दिखाया गया है 3/4 की गुणा हुई 2/3 से, और ये फिर हल किया तो देखो ये दोनों बराबर आंसर आया। इसका भी मान 1/8 ही आया है।
और यहाँ पे पहले जोड़ लिया था फिर गुणा करी थी, तब भी आंसर 1/8 ही आया था। अब आपके प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएगी। तो